डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जाम का दौर चल रहा है और आप सभी लोग जो है उसी दौड़ में जो है आप भागे जा रहे हैं। और हमने आपके लिए जब आपका जेई मेंस का एग्जाम था उससे जस्ट पहले पीवाई की सीरीज जो है जेई मेंस पीवाई की सीरीज उड़ान यहाँ पर लेकर के आए थे। आई होप कि आपको उससे काफी फायदा मिला होगा। और अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेई एडवांस पीवाई की सीरीज। तो इससे क्या होगा कि जब आप एडवांस का जो देने जाओगे एग्जाम, उससे पहले आपको जो है ये देख लेना है और आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। भाई एलन आपके साथ हरदम खड़ा हुआ है, जब हम आपके साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता आपको करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पीवाई की सीरीज यहाँ पर जेई एडवांस की। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पीवाई क्यूज, देन हम मूव करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन हम स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हम इस सीरीज में 3 चैप्टर के पीवाईक्यूज जो है कंटिन्यूअसली जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ेंगे तो हमें क्या काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, उसका गिवन डेटा लिखिएगा और देन उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए dissolving 1.24 gram of white phosphorus in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas Q. The amount of copper sulfate in gram required to completely consume the gas Q is. यहां पर एटॉमिक मास भी दिए हुए एटम के। ठीक है, तो अब देखिए भाई क्या हुआ, व्हाइट फॉस्फोरस है ना, उसको क्या किया हमने, डिसॉल्व किया बॉइलिंग NaOH में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे भाई, P4 होता है व्हाइट फॉस्फोरस, NaOH। अब NaOH को डिसॉल्व किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर बात यह है भाई, आपको तो जो है थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की नॉलेज भी यहां पर होनी चाहिए। भाई एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, आपकी इनऑर्गेनिक की नॉलेज भी चेक कर रहा है, साथ में मोल कंसेप्ट का तो यूज हो ही रहा है। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, भाई किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जब व्हाइट फॉस्फोरस को हमने डिसॉल्व किया NaOH के अंदर, तो यहां पर हमारे पास बनेगा NaH2PO2 और साथ में जो है यहां पर गैस रिलीज होगी BH3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फीन। ठीक है, अब हमारा अगला पड़ाव है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे भाई, तो इधर फॉस्फोरस है 4 और उधर हमें जो है यहां पर भी फॉस्फोरस 4 करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए फॉस्फोरस हो गए हमारे बैलेंस। ठीक है, अब हम किसको बैलेंस करेंगे भाई, सोडियम को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सोडियम भी बैलेंस हो गए, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए उधर कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, उधर है हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर 3 और ये हो गए 6। देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देख लीजिए, इधर 6 हाइड्रोजन है और उधर भी यहाँ पर 6 और 9 हाइड्रोजन है और इधर भी 9 हाइड्रोजन। सारी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ पर डेटा लिख लेंगे 1.24 ग्राम, ये क्या है भैया, गिवन है। ठीक है, गिवन है, इसका आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, तो 1.24 मोलिकुलर वेट ऑफ फॉस्फोर P4। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ P4 बच्चों, यहां पर एक फॉस्फोरस का वेट गिवन कितना है, 31। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31 × 4, ये हो जाएगा 124 ग्राम। ठीक है, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास 0.01। ठीक है, ये आ गए मोल। अब यहां पर एक मोल व्हाइट फॉस्फोरस से एक मोल यहां पर क्या बन रही है भैया, फॉस्फीन बन रही है। ठीक है, तो 0.01 मोल क्या बन गई भैया, PH3 फॉर्म्ड हो गई। बन गई भैया, बन गई ना, बन गई। अब देखिए आगे बढ़िए, द अमाउंट ऑफ CuSO4। भैया जब हम इस गैस को यहां पर CuSO4 में डिसॉल्व करेंगे तो कितना अमाउंट जो है कॉपर सल्फेट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए अब फिर से यहां पर एक रिएक्शन होगी। देखिए तो ये फॉस्फीन कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भाई, फिर से यहां पर नॉलेज चेक हो रही है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो Cu3P2। ठीक है, साथ में यहां पर बनेगा H2SO4, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को फिर से बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर देखिए कॉपर कितने, इधर 3 है, तो इधर भी कितने आ जाएंगे भाई, 3 आ जाएंगे। इधर कॉपर 3 हो गए। ठीक है, फॉस्फोरस देखो इधर 2 है, इधर भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए और सल्फर जो है इधर वो है 3, तो इधर भी क्या करेंगे हम, 3 ऐड कर देंगे। देखिए
अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हैं भाई 6, इधर भी कितने हैं 6, ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं 12, इधर भी 12, मतलब सारे एटम जो है कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉस्फीन कितना बना था भाई 0.01 मोल जो है वो फॉस्फीन बना था। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे यहां पर इसको देखें 2 मोल ऑफ फॉस्फीन जो है रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 2 मोल फॉस्फीन जो है वो रिएक्ट करती है 3 मोल कॉपर सल्फेट के साथ, यानी कि ये इतना कंज्यूम होता है। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल फॉस्फीन के लिए कॉपर सल्फेट यहां पर कितना कंज्यूम होगा भाई, तो वो देख लेंगे 3/2 मोल कॉपर सल्फेट कंज्यूम्ड, इतना हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा। अब देखिए 0.01 था, 0.01 के लिए वो पूछ रहा है कि भाई कितना कॉपर सल्फेट कंज्यूम होगा। अरे सिंपल बात है भैया, 0.01 के लिए कितना होगा भाई, 1 मोल के लिए इतना हो रहा है, तो 0.01 के लिए कितना होगा 3/2 इंटू 0.01 मोल, 4 0.01 मोल PS3 क्या होगा 3/2 इंटू 0.01। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या आ गया भैया, मोल ऑफ CuSO4 कंज्यूम। ठीक है, इतने मोल कंज्यूम हो, हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अरे भाई मोल आ गया तो इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट कंज्यूम्ड। ठीक है, अब देखिए मोल कितने हैं भाई 3/2 इंटू 0.01। अब आप देखिए कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर वेट, कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर वेट कितना होगा, देखिए कॉपर का कितना होता है भाई, कॉपर का दिया हुआ है 63 63, फिर 32 प्लस 64। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 159। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.38 या फिर 2.39। भैया एडवांस का पेपर है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो यहां पर जो आंसर है वो आपको रेंज में दिया होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोला गया है भाई टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ए सीरीज ऑफ प्योर बाइनरी कंपाउंड्स PMQN वर एनालाइज्ड एंड देयर कंपोजिशन इज टेबुलेटेड बिलो। ठीक है, कुछ कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से मिलकर के ये कंपाउंड बने हुए हैं 3। ठीक है, उनमें अलग अलग प्रोपोर्शन है। आगे देखें, ऑप्शन पढ़िए, इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4 देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है देखना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, 2 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं अलग अलग रेशियो में, ठीक है, तो वो एक से अधिक जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें जब एक एलिमेंट का जो है फिक्स्ड वेट है और जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो वेट है वो क्या करेगा भाई, होल नंबर, सिंपल होल नंबर में यहां पर रेशियो में रहेगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। लाइक अगर मैं बात करूं हमारे पास है N2O, ठीक है, N2O2, N2O3, N2O4। ठीक है, सिंपल अगर आप यहां देखें तो N2 जो है यानी नाइट्रोजन है वो 28 ग्राम है, ऑक्सीजन यहां पर देखें अगर तो वो 16, यहां पे 28, यहां पे 32, फिर यहां पर 64, फिर यहां पर ये जो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, 64। तो अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का तो वेट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जो अदर एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका जो यहाँ पर वेट है अलग अलग कंपाउंड में वो क्या है भैया, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। यानी कि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 क्या है भैया, सिंपल होल नंबर रेशियो है, पक्का हुआ। तो वही हमसे यहाँ पर बोल रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उससे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। तो कंपाउंड 1 2 3 यहां पर तीनों के जो है अलग अलग प्रोपोर्शन दिए हुए,
सिंपली देखिए, आइए सोल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड 1, ठीक है, कंपाउंड 1, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड 2, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड 3। तो कंपाउंड 1 में देखिए 50-50 यहाँ पर है, ठीक है, 50-50 यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ P है और परसेंटेज ऑफ Q है, ठीक है, वो दे रखा है 50, ये दे रखा है 50, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया ग्राम, ग्राम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, P के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला 1 ग्राम ऑफ P है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ P, ठीक है। फिर सेकंड वाला है 44.4 और इधर है 55.6, ठीक है। तो अगर मैं पर ग्राम के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ P और ये हो जाएगा हमारे पास 55.6, 44.4 ग्राम ऑफ P, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 ग्राम, है ना, और ये आया हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है, और ये आया 1.25 ग्राम, ठीक है। थर्ड नंबर जो कंपाउंड है वो क्या है भाई, कितना दिया हुआ है 40 और ये 60, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 1 ग्राम P और ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो अगर आप रेशो देखें अगर Q का, भाई P को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर आप Q को देखें तो Q का अगर आप देखेंगे तो ये जो रेशो निकल करके आ रहा है 1.25, फिर आ रहा है 1. ठीक है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई, होल नंबर रेशियो है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस, ऑप्शन से हम इसको सोल्व करेंगे। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या निकाला भाई 4, 5, 6, ये क्या आया था, Q के लिए आया था भाई। Q जो है इस तरह से कुछ यहाँ पर होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बना रहा है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो Q है, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड 3 का दिया हुआ है P3Q4, ठीक है, कंपाउंड 3 की बात कर रहा है P3Q4। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, Q का जो है वो देख लेंगे, ठीक है। एंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है P3 और है Q5, ठीक है। तो यहां पर अगर हम Q का रेशियो देखें कंपाउंड 3 डिवाइड बाई 2 करके, तो क्या आएगा भाई, यहां पर वो आ जाएगा हमारे पास 4/5 कंपाउंड 3 और डिवाइड बाई कंपाउंड 2, यानी कि जो Q है वो 4/5 में यहां पर दिया हुआ है। अगर हम देखें तो ये कंपाउंड 1 के लिए, कंपाउंड 2 के लिए, कंपाउंड 3 के लिए, तो भाई अगर आप देखोगे 3 और 2 तो यहाँ पर 6:5 में है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि ये ऑप्शन तो क्या है, गलत हो जाएगा, ये क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड में क्या है भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2, एटॉमिक वेट यहाँ पर दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ P इज 20, देन द एटॉमिक वेट ऑफ Q इज 45, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मोल निकालना होगा, ठीक है, एटॉमिक वेट इसने दे दिया, कंपाउंड की, कौन सा कंपाउंड की बात कर रहा है, 3 कंपाउंड की, ठीक है। तो कंपाउंड 3 की अगर बात कर रहा है, कंपाउंड 3 में आप देखिए तो क्या है, वेट 40 है और 60 है, तो मोल निकालेंगे भैया। मोल यहाँ पर जो है मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, फॉस्फोरस जो है P हमारा है उसका कितना दिया हुआ है 20, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 20 और ये दिया हुआ है 60 डिवाइड बाई 45, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2:2 और ये हो जाएगा 4/3, यानी कि निकल करके आएगा, सिंपल अगर करेंगे इसको सिंपल रेशियो में लेंगे तो 6:2, ये हो जाएगा 4 और इसको और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। यानी कि जो P और Q का जो रेशियो है कंपाउंड 3 में वो क्या आएगा, P3Q2। यहां पर क्या दिया हुआ है, अरे P3Q2 ही दिया हुआ है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट जो है हम पढ़ते हैं, इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज P5Q4। जैसे हमने ये वाला चेक किया था उसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको अगर चेक करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपाउंड 2 के लिए PQ है, ठीक है, कंपाउंड 2 के लिए क्या है, PQ है ना,
और कंपाउंड 1 है हमारे पास, वो उसके लिए दिया हुआ है P5Q4, ठीक है। तो 1 और 2 का आप रेशियो ले लेंगे, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा PQ4/5, और ये तो एज इट इज है PQ, ठीक है। तो 1 और 2 का रेशियो ले लेता हूं भाई, Q कितना प्रेजेंट है 1 और 2 में, ठीक है, उसका मैं रेशियो ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5/1, तो हो जाएगा 4/5 आ गया। 1 और 2 क्या आया 4/5 आया। अरे यहां पर देखो भाई 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 4:5 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन को पढ़ेंगे, सिंपल जैसे हमने बी ऑप्शन किया था उसी तरह से इसको भी अटेम्प्ट करना है। इफ एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू, एटॉमिक वेट दिया हुआ है भाई, यहाँ पर एटॉमिक वेट दिया हुआ है। देखिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड की बात हो रही है, यहाँ पर ओनली कंपाउंड 1 की बात हो रही है। कंपाउंड 1 की अगर बात हो रही है तो देखिए मोल निकालेंगे डायरेक्ट। मोल क्या आएगा भाई, मोल आएगा हमारे पास 50 डिवाइड बाई 70, 50 डिवाइड बाई यहाँ पर 35 दिया हुआ है, हाँ 35 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, हमारा PQ2, ये रेशियो निकल करके आ रहा है भाई, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है P2Q दिया हुआ है, P2Q दिया हुआ है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी और सी दो ही यहाँ पर आंसर होंगे। मल्टीपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ tin with HCl quantitatively produce a salt, entire amount of the salt react with y gram of nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce 1.29 gram of an organic salt quantitatively, ठीक है। मोलर मासेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने भाई क्वेश्चन तो रीड कर लिया, अब इसको देखिए। सबसे पहले रिएक्शन जो हो रही है वो टिन क्या हो रही है, HCl के साथ। तो रिएक्शन लिख देंगे भाई SN प्लस HCl, क्या बनेगा SnCl2 प्लस H2, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना है, ये जो सॉल्ट बना है और ये लिया है हमने x ग्राम लिया है। ये जो सॉल्ट बना हुआ है ये यूज हो रहा है y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन अब हमें बनाना आना चाहिए भाई। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये नाइट्रोबेंजीन, ये NO2 यहां पर हमने लगा दिया, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब इसको यहां पर SnCl2 के साथ हमने यूज कर दिया, यूज कर लेंगे भाई SnCl2, ठीक है। अब क्या बनता है भाई, इधर देखिए, ये देखिए एनोलियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, एनोलियम क्लोराइड बन गया। साथ में यहां पर बनेगा SnCl4। अगर आप देखें ध्यान से तो जब यहां से यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर देखें आप तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, +2 से +4 में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये था भाई y ग्राम हमने लिया था, ठीक है, y ग्राम हमने लिया था। तो अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 हमें अडॉप्ट करना होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो भाई वही तो हेल्प करता है हमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ही तो यहाँ पर रेडॉक्स की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, ताकि जो डिफिकल्ट जो है रिएक्शन है हम उन्हें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो इजीली बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब अगर आप देखें तो x ग्राम हमने ले लिया, ठीक है, और ये y ग्राम यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक, ये दिया हुआ है ना हिंट में, 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है ना, यानी कि जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक साल्ट है 1.29 ग्राम, है ना, ये यहाँ पर बन गया। अब अगर आप देखें तो इसके मोल निकाल लेंगे, 1.29 डिवाइड बाई 129, इसका जो है
मोलिकुलर वेट निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.01 मोल। क्या हो जाएगा? 0.01 मोल। ठीक है भाई, यहाँ पर 0.01 मोल बने तो इसके भी यहाँ पर कितने होंगे? 0.01 मोल होंगे, 0.01 मोल होंगे भाई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ वाई। वाई क्या है भैया? यहाँ पर वेट है। तो सिंपल हमें वेट बताना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना होगा? ये कितना होगा भाई? 0.0, यहाँ पर क्या होगा? 0.03 मोल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये भी क्या बनेगा? 0.03 मोल यहाँ पर होगा। स्टार्टिंग इनिशियली 0.03 मोल होगा इनिशियली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। मोल हमारे पास आ गया, अब हमें इसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है, मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन वो कितना होगा? 123 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? वेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वेट कितना आएगा? 0.01 इंटू 123, ये हो जाएगा हमारे पास 1.23 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। देखिए हमने किस तरह से इसको सोल्व किया, कैसे आपको अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर y का वैल्यू 1.23, यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। हमें यहाँ पर क्या बतानी है भाई? x की वैल्यू बतानी है। तो x क्या था भाई? हमने इनिशियली लिया था टिन, जो हमारा जो था मेटल, तो हमारे पास मोल आ गए थे। अब टिन का आपको वेट पता होना चाहिए, वो जो कि यहाँ पर दिया भी हुआ है 119, तो मोल हमारे पास है 0.03। ठीक है, ये क्या है? मोल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से 119, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1.19 इंटू 3.57 ग्राम, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या निकल करके आई है? 3.57। जेईई एडवांस 2021 का काफी इजी क्वेश्चन, ज्यादा तो इसमें लग नहीं रहा कि भाई ये टाइम इतना लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स produced at 300 Kelvin and 1 atm pressure when 5.4 gram of aluminium and 50 ml of 5 m sulfuric acid are combined for the reaction। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले रिएक्शन आपको लिखना होगा। क्या होगी रिएक्शन? एल्यूमिनियम है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई? H2SO4, क्या बना? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब अगला चैलेंज क्या है? इसको बैलेंस करना। अरे बैलेंस तो सर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो ये 2 एल्यूमिनियम हो गए। 3 सल्फर है, तो 3 सल्फर भी हो गए। ठीक है, तो देखिए सर कितना इजी हो गया, सल्फर भी आपने बैलेंस कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं भाई? इधर ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, इधर भी 12 है। हाइड्रोजन को अब हमें बैलेंस करना है, वही बेचारा अकेला छूट गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे। सिंपल बात है भाई। ठीक है, तो अब देखिए डेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें निकालना है, टेम्परेचर दिया हुआ है, एटीएम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। ये देखिए ये 5.5 ग्राम 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आप क्या कीजिए? मोल निकालिए इसके। मोल क्या आएंगे? मोल क्या आएंगे भाई? 5.4 डिवाइड बाई 27, ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 0.2, यानी कि 0.2 मोल है हमारे पास एल्यूमिनियम के। और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? अरे ये दिया हुआ है, देखिए ये देखिए, मोलरिटी पता है ना? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी। तो भैया मोल भी निकल करके आ जाएगा, सिंपल। अब ये ml में दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या कीजिएगा? लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा और आपको जो है मोल मिल जाएंगे। देखिए मोल कैसे मिलेंगे? मोल कैसे मिलेंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी है? 5 इंटू वॉल्यूम कितना है भाई? 50 डिवाइड बाई 1000 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? 0.25 मोल निकल करके यहाँ पर आएगा। ये हो गया हमारे पास 0.25 मोल।
ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमें क्या देखना होगा, लिमिटिंग रीजन। ठीक है, लिमिटिंग रीजन की अगर बात करें तो लिमिटिंग रीजन कैसे देखते हैं भाई, लिमिटिंग रीजन कैसे देखते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। भैया जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो इसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए जो मिनिमम एलआर आएगा उसी के ऊपर ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी। अगर वो नहीं है तो रिएक्शन रुक जाएगी। भैया आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लाइक कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, एनर्जी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर उनमें से एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी तो आपका जो है जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पर उतना है उस हिसाब से रिएक्शन जो है स्ट्रिक्ट होगी। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है भाई, 0.25 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 0.25 है। ये क्या है, 0.25। अब देखिए भैया एलआर निकालना है हमें, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेशो निकाल लीजिए। रेशो निकालेंगे भैया, रेशो क्या आएगा, 0.2 डिवाइड बाई 0.2 मोल अपॉन ये कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.25 डिवाइड बाई 3। भैया देखिए ये क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, यानी कि यही हमारा एलआर है। इसी के ऊपर जो है रिएक्शन डिपेंड करेगी। क्या है ये, एलआर है। क्या है ये, एलआर है, लिमिटिंग रीजेंट है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस, अब देखिए कितना बन रहा है, हमें वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन गैस का, तो हमें यहाँ से मोल पता चल जाएंगे तो आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो 3 यहाँ पर मोल अगर रिएक्ट करते हैं H2SO4 के तो हमें क्या मिल रही है, 3 मोल ऑफ H2। तो कितने मोल यहाँ पर है हमारे पास, 0.25 मोल। अगर 1 मोल H2SO4 रिएक्ट करता है तो 1 मोल H2 मिलती है। ठीक है, तो 0.25 मोल अगर H2SO4 रिएक्ट करेगा तो भैया कितनी मिलेगी, 0.25 मोल H2 फॉर्म्ड हो जाएगी भाई, 0.25 मोल H2 यहां पर बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, वॉल्यूम निकल जाएगा। मोल कितना है भाई, 0.25 है, इनटू आर दिया हुआ है 0.082, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 300 दिया हुआ है, और प्रेशर दिया हुआ है 1। तो क्या आएगा हमारे पास, निकल करके क्या आएगा, 75 इंटू 0.082, यानी कि इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, यानी कि 6.15 लगभग कुछ आंसर आपका आएगा। ठीक है, 6.15 ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेंज में दिया हुआ है, हो सकता है किसी का 6.14 आए, किसी का 6.20 आए, तो एडवांस में तो हमें रेंज में आंसर दिया होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 6.15। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, गेलेना is partially oxidized by passing air through it at high temperature. After some time, the passage of air is stopped, but the heating is continued in a closed furnace such that the content undergoes self-reduction. The weight of Pb produced per kg of O2 consumed is. यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है भैया, फिर से यहाँ पर देखिए मेटलर्जी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी की नॉलेज यहाँ पर हमें काम में लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पर बट क्या है, आपको डायरेक्टली रिएक्शन प्रोवाइड कर दिए तो थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो गया। ठीक है, PbS प्लस O2 Pb प्लस SO2। ठीक है, हमसे पूछा गया भाई द वेट ऑफ Pb प्रोड्यूस पर kg ऑफ O2। ये देखिए, यानी कि आपको क्या लेना है, पर kg ऑफ O2 में निकालना है। ठीक है, तो मोल आपके पास O2 के आ जाएंगे भाई, रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास 1000 ग्राम भाई, पर केजी है 1 kg, तो 1 kg को मैंने क्या कर लिया, ग्राम में ले लिया, डिवाइड बाय 32। ये इसके मोल हो गए, किसके मोल हो गए भैया, O2 के मोल हो गए, मोल ऑफ O2। ठीक है, मोल ऑफ O2 हो गए ये, है ना, मोल ऑफ O2 हो गए। तो अगर आप देखेंगे भैया यहाँ पर मोल ऑफ O2 हो गए तो लेड कितना बनेगा भैया, लेड कितना बनेगा, लेड भी इतना बन जाएगा भाई, ये इसके साथ रेट करेगा 1000 डिवाइड बाय 32,
दोनों के मोल बराबर है तो मोल भी इतना बनेगा भाई, 1 मोल पीबीएस से 1 मोल यहाँ पर क्या बनेगा, लेड बनेगा, लेड मेटल जो कि यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद बन रहा है। तो 1000 डिवाइड बाय 32, ठीक है, ये क्या आ गए, मोल आ गए, मोल ऑफ पीबी, क्या आ गए, मोल ऑफ पीबी, लेड के मोल यहाँ पर आ गए। ठीक है भाई, O2 इतनी रिक्वायरमेंट थी, O2 की रिक्वायरमेंट थी, इसके साथ रिएक्शन हुई पीबीएस के साथ, तो यहाँ पर इतना यहाँ पर लेड बना, ये क्या आ गए, मोल ऑफ पीबी आ गए। हमसे क्या पूछा है, वेट ऑफ पीबी प्रोड्यूस पर केजी, वेट निकालना है, सिंपल, मोल आ गया तो वेट निकालने में क्या दिक्कत है, वेट तो यूं ही निकल जाएगा, वेट ऑफ पीबी क्या आएगा भाई, मोल इंटू पीबी का कितना होता है, 207 होता है, तो मोल कितना है हमारे पास, 1000 डिवाइड बाय 32 इंटू 207, ये क्या है भाई, ग्राम में आया है, उन्होंने क्या पूछा है, केजी में पूछा है। तो जो हमारा आंसर है उसमें हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ग्राम भी यहाँ से रिमूव हमें करना होगा, ग्राम भी हमें हटाना होगा, तो ये हो गया भैया केजी में, तो 207/32, ठीक है, तो जो लगभग आंसर आपका आएगा वो लगभग 6 पॉइंट कुछ 46 यहाँ पर आपका निकल करके आएगा। ठीक है, 6.46, ठीक है, कैलकुलेशन आपका मैटर है। हमने आपको पूरा जो है कंसेप्ट आपको समराइज कर दिया भाई, कैसे आपको अप्रोच करना है। देखिए यहाँ पर मेटलर्जी का यहाँ पर यूज हुआ, इनऑर्गेनिक की नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1 at 298 Kelvin, molarity of this solution is same as molality। देखो molarity यहाँ पर बराबर है सॉल्यूशन के किसके, molality के। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो डेंसिटी दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, 0.1 है, सोल्यूट ये क्या है, 0.1 है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है भाई, x ऑफ सोल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो क्या आ गया, 0.9 आ गया। 0.9 जब ये आ गया और हमें अब डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या है हमारे पास, डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकता हूं 1 ml, तो ये क्या है 2 ग्राम पर ml। ठीक है, क्या है 2 ग्राम पर ml। अभी देखना इसका यूज कहां पर आता है, इसका भी यूज तो आएगा। ठीक है, तो एक हिंट हमें और दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, मोलरिटी, और ये क्या है, मोलेरिटी। क्या है, मोलेरिटी, ये क्या है, मोलेरिटी, दोनों में डिफरेंस है। तो मोलेरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। ये बात हो गई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहां पर क्या डेंसिटी दी हुई है
क्या आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेट? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आएगा? ठीक है, क्या निकल करके आएगा भाई? ये निकल करके आएगा, हमारे पास डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml, तो यहां से निकल करके आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये निकल करके आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 2। तो देखिए, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 2 हो गया। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये निकल करके आया किसके बराबर? 1 के बराबर। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था? सॉल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? एन ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो वो जो टर्म है एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो रेशियो निकल करके आएगा, क्या निकल कर आएगा? एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट, ये बराबर निकल करके आएगा 1/9 के। ठीक है, ये निकल करके आएगा 1/9 के। अगर मैं बोलता हूं लेट एन ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है मेरे पास? एक्स मोल है। ठीक है, तो एन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा भाई? 9x आ गया। ठीक है, तो अब इसको यूज कीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अगर क्या बोलूंगा मैं तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करूंगा तो यहां पर एन ऑफ सॉल्यूट है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या निकल करके आएगा? x इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल करके आएगा? 9x इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करेंगे भाई। यहां से इन वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा तो देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 9x इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट अपॉन x इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बराबर है किसके? 1 के। हमसे क्या पूछा है? एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पर एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो। तो इसको क्या कर देंगे भाई? रिवर्स कर देंगे। तो जब रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे इसका, तो क्या आएगा? एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, वो आएगा हमारा 9 के बराबर। भाई ये क्या आएगा? 1/9। इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 9, यानी कि हमसे क्या पूछा था? ये पूछा था रेशियो, तो वो आएगा हमारा फाइनल आंसर, हो जाएगा 9। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 मोल ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मेथेनॉल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। यहाँ पर मोल बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है? B2H6 से इसमें हमने क्या ऐड किया? मिथेनॉल ऐड किया। तो जब हम मिथेनॉल ऐड करेंगे तो यहां बनेगा हमारे पास ये कंपाउंड और साथ में यहां पर रिलीज होगी H2 गैस। ठीक है, अब चैलेंज ये इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस तो इजीली हो जाएगी सर। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर बोरोन कितने हैं? 2 हैं। तो सबसे पहले बोरोन क्या करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो बोरोन को अगर आपको 2 करना है तो यहाँ हो जाएंगे 2 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ये क्या होगी? बोरोन तो बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ पर किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। कार्बन को बैलेंस करना है तो वहां पर कितने कार्बन है? 6। तो यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा? 6। ठीक है, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, 6 ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए? 6 हो गए इधर। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारे पास 18 30। ठीक है, 24 ये हो गए, 24 + 30 + 6 36 हाइड्रोजन है।
36 हाइड्रोजन है, 18 ये हो गए प्लस 6, सॉरी यहाँ पर है हमारे पास 30 हाइड्रोजन है, 30 हाइड्रोजन है। तो 30 हाइड्रोजन, तो उधर भी 30 हाइड्रोजन चाहिए हमें। तो इधर देखिए कितने हैं, 9, 18 तो ये हो गए, ठीक है 18 ये हो गए, और अगर हमें 12 और चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा। अब ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीटली बैलेंस हो गई, कंप्लीटली क्या हो गई, बैलेंस ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब हमें सोल्व करना है कि क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। प्रोडक्ट हमें मिल रहा है भाई ये, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या है, बोरोन है, तो कितने मोल होंगे इसके। अब यहाँ पर 3 मोल रेड कर रहे हैं भाई, 1 मोल B2H6 से ये कितना बन रहा है, 2 मोल, 1 मोल B2H6 से कितना बन रहा है, 2 मोल, ठीक है। 1 मोल B2H6 gives BOCH3, ये क्या है, बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, गिव्स 2 मोल, ठीक है, क्या दे रहा है ये, 2 मोल, यहां पर ऐड कर देना, 2 मोल B2H6 ये हमें यहां पर दे रहा है। अगर हमें 3 मोल यहां पर ऐड करवाएंगे तो कितने मिलेंगे भाई, 1 मोल से ये 2 मोल मिल रहा है, 3 मोल से कितने मिलेगा भाई, सिंपल बात है, 3 मोल से 6 मोल मिलेगा। तो 3 मोल B2H6 gives 6 मोल BOCH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, और ये क्या है भैया, बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। इसी के हमसे मोल पूछे हैं, ठीक है, मोल इसी के हमसे पूछे हैं, जो कि आ जाएंगे 6, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड H2X विद मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ ए 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन डेटा को हमें लिख लेना है। तो एक कंपाउंड है हमारे पास H2X, यानी कि ये क्या है, सॉल्यूट है, और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। भाई 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या दिया हुआ है, H2X है, इसका दिया हुआ है हमें मोलिकुलर वेट, वो है 80 ग्राम, ठीक है, और ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। और डेंसिटी दी हुई है सॉल्वेंट की, डेंसिटी कितनी है भाई, डेंसिटी दी हुई है हमें, वो है 0.4 ग्राम पर ml, ठीक है, ये हमें डेंसिटी दी हुई है। अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ ए 3.2 मोलर सॉल्यूशन। एक चीज हमें और दी हुई है कि यहाँ पे हमें मोलेरिटी दी हुई है। मोलेरिटी कितनी है भाई, मोलेरिटी है 3.2 मोलर, यानी कि 3.2 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 3.2 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन क्या है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो मैंने मान लिया 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर मैंने मान लिया, या फिर बोल दीजिए इसको चेंज करके अगर 1000 ml, ठीक है, 1000 ml, ठीक है, ये हमने बोल दिया। हमें निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें मोल ऑफ सोल्यूट तो पता है 3.2 मोल है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना होगा। तो अब देखिए हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इसका मतलब क्या है भाई, 0.4 ग्राम इन 1 ml, 0.4 ग्राम इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मुझे ये 1000 ml सॉल्यूशन की बात करूं, क्योंकि मैंने 1 लीटर लिया है इस सॉल्यूशन को, ठीक है, तो अगर मैं 1000 ml इसको बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो गया 400 ग्राम, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ठीक है, तो ये क्या हो गया 400 ग्राम इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो है 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन,
यही मतलब है इसका, ठीक है। 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पता चल गया। अब तो हम मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी, मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ये होती है मोलरिटी। अब हमें मोल ऑफ सॉल्यूट पता है भाई 3.2 मोल, 3.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये 400 ग्राम है, केजी में लेना है, तो क्या करेंगे भाई, केजी में लेना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4, ये ले लिया हमने केजी के अंदर, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर मोलरिटी, वो आ जाएगी भैया 8, ठीक है। क्या आ जाएगी 8, यानी कि 8 मोलल, ठीक है। 8 मोलर, 400 ग्राम था, उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया तो क्या बना 0.4 केजी, यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या आ गया 3.2 अपॉइंट 0.4 और 8 मोलर यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, द चेंज इन द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन इज। यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। अज्यूम मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन फोटोन इज अब्जॉर्ब, एंड यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है हमारे पास, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ हीलियम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे H/P लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है H/P, ठीक है। अब P क्या है भाई, मोमेंटम, तो हम क्या लिख देंगे H/m चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो हमें डेल्टा भी लेना होगा, वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। लैम्डा हमें दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है भाई, लैम्डा हमें दिया हुआ है 330 नैनोमीटर, जिसको हम चेंज करेंगे अगर मीटर के अंदर तो ये हो जाएगा 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू -10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सिंपल प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल। अब देखिए मास, यहाँ पर जो मास गिवन है वो 1 मोल का मास गिवन है, ठीक है, 4 ग्राम। हमें क्या लेना होगा भाई, हमें लेना है 1 हीलियम एटम का, ठीक है। तो 1 हीलियम एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 हीलियम एटम क्या होगा भाई, क्या होगा, देखिए 4 क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर होता है हमारा 6 इंटू 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23, ये हो गया 1 एटम का हीलियम, यानी कि जो 1 एटम है हमारे पास हीलियम उसका मास हो गया, ठीक है। और ये जो है ग्राम में है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर जो है मीटर में जो है पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी जो आएगी तो उसके लिए हमें क्या होगा भैया, जो यहाँ पर ये जो मास लेना होगा वो क्या लेना होगा, केजी में लेना होगा, ठीक है। तो मास जो है हम लेंगे केजी में, तो क्या करेंगे 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हो गया केजी इंटू, और ये हो गया डेल वी जो कि चेंज इन वेलोसिटी 330 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 6.62 10⁻⁻34, ठीक है। और ये हो जाएगा 330 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3, और ऊपर में क्या आएगा 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको हम सोल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और ये इधर 6 भी है, ठीक है।
नीचे में क्या आएगा डिवाइड में, वो हो जाएगा 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा हमारे पास इसको करेंगे हम तो ये 10 और इंटू 130, ठीक है। तो उसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। आंसर किस में देना है भाई, आंसर हमें मीटर में नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड में देना है। तो क्या करेंगे भाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d ऑफ H2 मॉलिक्यूल। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी E नॉट एज इंडिकेटेड इन द फिगर इन किलोजूल पर मोल फॉर d बराबर d नॉट at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energies are absent. As reference, the potential energy of hydrogen atom is taken as 0 when its electron and the nucleus are infinitely far apart. देखिए भाई, अभी दो हाइड्रोजन एटम दूर दूर थे, जैसे जैसे पास आएंगे उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो एक ऐसी यहाँ पर स्टेट आएगी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देखिए ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना है ये क्या होगा, इसका मिनिमम एनर्जी स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो है एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, वो स्टेबल हो गया, ठीक है। और फिर जब वापस से यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर वो इस एनर्जी को अटेंड कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, वो क्या है भैया, 0 माना है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूंगा, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा 1e, ठीक है, 1e चार्ज क्या है 1e, और एक इलेक्ट्रॉन का वो भी 1e, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है तो क्या करेंगे भाई, के Q1 Q2 अपॉन R, ये हो जाएगा, आ जाएगा भाई। अब के क्या है भाई, के हमारा फिक्स होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। इसको मैं इस तरफ करता हूं, क्या आएगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 इंटू 10⁹ इंटू भाई Q1 क्या है, एक प्रोटॉन यहाँ पर जो चार्ज है तो क्या आएगा 1e, तो 1e को मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एक और 1e, तो ये हो गया ओवरऑल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब r क्या है भाई, r जो है रेडियस सिंपल रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, रेडियस होती है हमारे पास 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, यही लिखते हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड। ग्राउंड स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, मतलब एन क्या है 1 है, और जेड क्या होता है हाइड्रोजन के लिए, वो भी 1 होता है, ठीक है। तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आर का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। आर का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ये क्या आ गया भैया मीटर में, एंगस्ट्रॉम से मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻10 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब जब ये पास आएंगे भैया ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को यानी कि जो ये वैल्यू आएगी, तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी इसको हम जब सोल्व करेंगे, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा 2pe, तो ये हो जाएगा हमारे पास -18 10⁹9, ठीक है ना। तो इनटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो जाएगा स्क्वायर, ये है 19, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10। तो फाइनली इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5242, मतलब रेंज में आंसर है, तो वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फाई ऑफ हीलियम प्लस हुज एनर्जी दे रखी है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये यहां पर रेस्पेक्टिवली हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्टेट साई, यहां पर कौन सा जो है स्टेट यहां पर ट्रू है, स्टेटमेंट जो गिवन है फॉर द साई, जो कि वेव फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। जेईई एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे भाई, तो भाई एनर्जी को हम लिखते हैं कैसे, -13.6, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड क्या है 1 और एन क्या है 1, ग्राउंड स्टेट में तो क्या हो गया -13.6। अब देखिए हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के लिए हम कैसे लिखेंगे भाई, हीलियम प्लस के लिए -13.6 इंटू जेड कितना होता है इसका, जेड कितना होता है 2 होता है, तो ये आ गया 4 अपॉन एन स्क्वायर, कितना दिया हुआ है -3.4 दिया हुआ है। ठीक है, अब -3.4 कब आएगा भाई, -3.4 कब आएगा, जब n का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। भाई यहां पर आप n का वैल्यू रखेंगे 4 तो क्या आ जाएगा -3.4 आ जाएगा। ठीक है, तो n तो हमारे पास पता चल गया कि भाई क्या है 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, यहां पर गिवन है l बराबर 2, ठीक है, गिवन है, और क्या गिवन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी गिवन है, m बराबर क्या है भाई 0 है। तीनों वैल्यू हमें गिवन है, तीनों वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इट हैज एंगुलर 2 एंगुलर नोड। भाई एंगुलर नोड क्या होते हैं, एंगुलर नोड, भाई एंगुलर नोड की अगर मैं बात करूं तो किसके बराबर होते हैं एल के, और रेडियल नोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये होते हैं हमारे पास n -l -1। तो l का वैल्यू कितना है भाई, वो है 2, तो एंगुलर नोड कितने हो गए 2, तो ये क्या है करेक्ट है। सेकंड, इट हैज 3 रेडियल नोड, तो देख लेते हैं रेडियल नोड कितने हैं भाई, n क्या है हमारे पास 4 है, l कितना है, l है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। भैया ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इट हैज 4d स्टेट, देखते हैं 4d स्टेट यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और l की वैल्यू 2 होती है d सबशेल के लिए, तो ये जो है 4d स्टेट, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दो तो हमारे सही हो गए। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e वेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है अगर, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसके 2 शेल और एक इलेक्ट्रॉन है, भैया इसको बचाने वाला कोई नहीं है, रिपल्शन लगाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्टेट में रिपल्शन होगा लेस देन 2 ही होगा, वो यहाँ पर हम ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पे क्या रिपल्शन लगेगा, कोई रिपल्शन लगाने वाला ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। यहाँ पर ये पैराग्राफ यहाँ पर गिवन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पर जो लिस्ट 2 में यहाँ पर रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, मैच करना है कि किसका किसके साथ जो है फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट 1 में हमारे पास पहले रेडियस है, ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पैराग्राफ हो गया। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मैच कर रहे हैं। तो देखिए रेडियस, अब रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड।
ठीक है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर के साथ रेडियस का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या आ रहा है भाई, एंगुलर मोमेंटम, अगर इसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, एन के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, माइनस ऑफ ई, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ 13, तो ये हो गया प्लस 13.6 एन स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये होती है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये होती है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी वो होती है 2 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर माइनस 2, ठीक है, एन की पावर माइनस 2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें चारों यहाँ पर चीज़ें पता चल गई, तो हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन के अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड आर, सेकंड में क्या है, एंगुलर मोमेंटम आर यहाँ पर गिवन है, नहीं, एन की पावर 0 के प्रोपोर्शनल नहीं है, एन के प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट पी, फर्स्ट में क्या है, रेडियस पी के साथ, यानी कि फर्स्ट का पी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ठीक है। थर्ड में क्या है, फर्स्ट का टी, फर्स्ट में क्या है हमारे पास रेडियस, फर्स्ट का टी दिया हुआ है, बिल्कुल रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली एन स्क्वायर के, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में सेकंड और क्यू, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या है भाई हमारे पास, सेकंड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्यू दिया हुआ है इसका एन की पावर -1, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा एन की पावर -2, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का यहाँ पर जो पैराग्राफ उसका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो अभी हमने देखा कि जो रेडियस है वो क्या है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और काइनेटिक एनर्जी वो है एन की पावर -2, है ना, एन की पावर -2, ठीक है, एन की पावर -2 हो गया ये। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है, एन की पावर -2 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा भाई, थर्ड का एस, थर्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी एस दिया हुआ है, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, एन की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नहीं होगा। फोर्थ का क्यू, फोर्थ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है क्यू, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एन की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ का यू, फोर्थ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ का क्या है यू, यू दिया हुआ है हाफ, तो ये भी नहीं होगा। आंसर तो आ गया हमारा फोर्थ ही होगा, चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन पी के साथ, काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है पी के साथ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -2, और यही दिया हुआ है, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही यहाँ पर आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है, रिलेशन पता है इनके अंदर, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए भैया, अब देखिए श्रोडिंगर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेविफिकेशन हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया ना, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों। पैराग्राफ जो है ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर इसके 2-3 पार्ट हो सकते हैं, देखिए। तो फर्स्ट पार्ट हमें देखना है क्या कह रहा है, हम इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के अप्रोच से सोल्व करेंगे। जब आप ऑप्शन के अप्रोच से इसको सोल्व करेंगे तो काफी जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान होगा, और जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है भाई, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करें तो फर्स्ट में दिया हुआ है फोर्थ का फोर्थ आर, फोर्थ का फोर्थ, और यहाँ पर दिया हुआ है आर, तो ये फोर्थ और ये आर, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को देख लीजिए भाई, 3dz², dz² कैसा होता है, dz² कैसा होता है भाई, dz², तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर dz² जो है
और यहाँ पर क्या होता है, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये हमने बनाया, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनती है, रिंग बनती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये बोला एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन। भैया ये तो नहीं हो सकता। नोडल प्लेन क्या होगा, यहाँ पर ये जो कोन बनता है ये इसका नोडल प्लेन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो कोन बना है ये इसका नोडल प्लेन होता है। यानी कि ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि जो ऑप्शन है ये मैच नहीं करेगा, पहले ही यहाँ पर ये गलत हो गया। आगे देखिए सेकंड पी। सेकंड में क्या है भाई, 2s ऑर्बिटल और 1 रेडियल नोड। भैया रेडियल नोड मैंने आपको सिखाया हुआ है, रेडियल नोड कैसे निकालते हैं। आर क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। तो अगर रेडियल नोड निकालेंगे आप, ये हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1। तो n क्या है, 2 है, और l क्या है हमारे पास, l है हमारे पास, जो कि s के लिए होता है 0 माइनस 1। तो रेडियल नोड क्या आ गया, 1। यानी कि सेकंड का सेकंड तो ठीक है, ये तो ठीक है। सेकंड का p, p क्या दिया हुआ है भाई, p यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ को जो है इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी कि ये जो ग्राफ गिवन है वो गिवन है आर साई और यहाँ पर आर बाई ए नोट। यानी कि यहाँ पर एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो एक नोड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि, और हमने भी निकाला है एक, तो 2s ऑर्बिटल सेकंड p, यानी कि ये जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड p, थर्ड में क्या है हमारे पास, 2pz ऑर्बिटल है और थर्ड। देखिए भैया यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसमें जो एक्सप्रेशन होता है ये वाला e की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट हम लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है, रेडियल पार्ट होता है, रेडियल पार्ट होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो एंगुलर पार्ट होता है, एंगुलर पार्ट। भाई दो पार्ट होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, ये आर और ये हमारा थीटा फाई, ठीक है। ये एंगुलर पार्ट और ये हमारा रेडियल पार्ट, ठीक है। रेडियल पार्ट जो होता है उसमें एन एल दो पर डिपेंडेंसी, और ये एल और ये एम, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम एन एल एम, ठीक है। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसके, रेडियल पार्ट और एक हमारा एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो रेडियल पार्ट में जो है ये जो e की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट है, तो यहाँ पर n अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 आएगा, ठीक है। n कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा है यहाँ पर ये है एल थीटा, तो एल की वैल्यू क्या आ रही है भाई निकल करके, एल की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, क्योंकि एल क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, सिंपल। तो अब देखिए 2pz को यहाँ पर बोला है इससे मैच कराइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, 1 होगी क्योंकि p के लिए 1 होती है। अब आगे देखिए थर्ड ये तो मैच कर गया, p इससे मैच करवाना है, तो यहाँ पर एक रेडियल नोड हमें दिखाई दे रहा है, तो 2pz के लिए अगर आप नोड निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, n माइनस एल माइनस 1। तो n है हमारे पास 2 माइनस l क्या है 1 माइनस 1 0, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं करेगा। हमारा एक तो सही आया, ये वाला भी हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड s, 1 क्या है 1s ऑर्बिटल, 1 का सेकेंड 1 रेडियल नोड। सबसे पहले यहीं देख चेक कर लीजिए इसको, 1 रेडियल नोड क्या आएगा, क्या n माइनस एल माइनस 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो क्या आ गया 0। रेडियल नोड क्या आ रहे हैं भाई, 0 आ रहे हैं, ठीक है। रेडियल नोड क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 रेडियल नोड, यानी कि 1 का सेकंड से मैच ही नहीं हो रहा, यहाँ तक तो जाएंगे ही नहीं, तो ये भी गलत। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो फाइनली करेक्ट होगा। इसी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, यहां पर हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। सेकंड क्यू, सेकंड में क्या है 2s ऑर्बिटल, ठीक है, 2s ऑर्बिटल है। सेकंड में यहाँ पर 1 रेडियल नोड, देखिए रेडियल नोड के लिए हम क्या करते हैं n माइनस एल माइनस 1, तो क्या होगा भैया 2 माइनस यहाँ पर l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो रेडियल नोड तो क्या आ गया 1, ठीक है। सेकंड क्यू में क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस 1 अपॉन ए नोट क्यू, तो न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है। अब ये यहाँ पर इससे हम देखेंगे
तो भैया साई क्या होता है, वेव फंक्शन। अगर हम साई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस टर्म को देखिए आप, इस टर्म को देखिएगा तो क्या होगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a0 क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या आ गई, 1/a0 क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गई, यानी कि ये भी क्या है, करेक्ट है। 2s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन है, तो हमने उससे कंपेयर किया। फर्स्ट एस, फर्स्ट में क्या है हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, उसका दिया हुआ है फर्स्ट के साथ रिलेशन, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है s, तो 1 का 1 से मैच हो रहा है क्या, देखिए n का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर n 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पर n क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 इंटू a0 हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, z/na0, ठीक है, z/na0, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए s में क्या है, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 2 स्टेट टू n बराबर 4 स्टेट इज 27 divided by 32 times the energy needed to excite electron from n बराबर 2 state to n बराबर 6 state। तो देखिए क्या होगा, देखिए n बराबर 2 से n बराबर 4 में हमें एक्साइट करना है, ठीक है, तो हम एनर्जी का लिखते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड क्या है यहाँ पर, हीलियम के लिए वो है 2, तो अगर मैं इसको लिखूंगा क्या आ जाएगा हमारे पास, n बराबर 2 to 4, तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस, और यहाँ पर साथ में इंटू जेड स्क्वायर भी रहेगा, जेड स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/16 माइनस 1/4, ये हो गया डिवाइड बाई, आगे देखिए n बराबर 2 to n बराबर 6, तो -13.6 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/36 माइनस कितना है n बराबर 2, 1/4 दिया हुआ है 27/32 टाइम्स। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, अब इनको सोल्व करना है तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा -12 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 4 अपॉन -32, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 ये हो गया, और 4 16 4 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स, मतलब ये आ गया 27/32, यानी कि बिल्कुल ये क्या है, सही है, 1 ये भी क्या है, सही है। हमें इनकरेक्ट देखना है तो इसको चेक करेंगे भाई, 1 1 में क्या है, 1 बिल्कुल ठीक है, आर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, भैया एस ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है एस के लिए, जो कि मैक्सिमम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के वो पास होता है, यानी कि यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब इनकरेक्ट हमें देखना है तो हो सकता है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो, 1 का दिया हुआ थर्ड, 1 में क्या है थर्ड, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है भाई, n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, n की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जबकि होनी क्या चाहिए थी भाई, होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2 आ रही है, देखिए यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 आ रही है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है, 1/4 आर, 1 में क्या है 1s ऑर्बिटल, इसका दिया हुआ है 4th, भैया 1s ऑर्बिटल क्या xy प्लेन इज नोडल प्लेन, नहीं हो सकता, s जो है स्पेरिकल है, ठीक है, xy प्लेन जो है वो नोडल प्लेन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बी 1 1p दिया हुआ है हमारे पास, 1s ऑर्बिटल के लिए 1 तो बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, r p दिया हुआ है, तो रेडियल नोड कितना, मतलब 1, क्योंकि ये इस ग्राफ को एक बार टच किया हुआ है, यानी कि ये जो ग्राफ है 5 वेव फंक्शन और r के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना होगा रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस एल माइनस 1, फाइनली n कितना है 1 है, 0 -1 ये क्या हो गया 0, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1p, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट क्यू, सेकंड में क्या है 2s ऑर्बिटल, इसका फर्स्ट 2s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर क्या जो n की वैल्यू क्या
1 है क्या? नहीं हो सकती, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड में 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब डी को देख लीजिए, 1s। 1 में क्या है भाई? 1s ऑर्बिटल, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 बिल्कुल ठीक है, और s बिल्कुल। यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट तो ठीक है, n बराबर n 1 हो गया, बट s कैसे होगा? सर हमने अभी देखा कि फर्स्ट के लिए s जो है, यहाँ पर s हमने निकाला, एनर्जी जो आई है हमारी 27/32 टाइम्स आई है एज कंपेयर टू दिस। तो ये हमारा क्या आया फर्स्ट के लिए, s जो है वो बिल्कुल ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए, P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this cell, volume दिया हुआ है 4 pi r square dr. The qualitative sketch of dependence of P on r is. देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ये हमारा क्या न्यूक्लियस से डिस्टेंस है r, ठीक है। और यहाँ पर एक थिकनेस लिया हमने dr, ठीक है, ठीक है, dr। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं dv लूँ तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम। अब हमें जो ग्राफ देखना है वो देखना है भाई फाई एन एल एम, ठीक है। एक फंक्शन यहां पर आएगा, ठीक है, एक फंक्शन यहां पर आएगा एक लाइक 1 पाई आर ए नोट, ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पर e की पावर माइनस जेड आर अपॉन ए नोट, और साथ में ये वाला टर्म भी आएगा dv वाला, ये वाला टर्म भी आएगा dv वाला, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखिएगा, देखिए अब ग्राफ कौन सा होगा वही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो काम था वो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो काम था वो हो गया। अब देखिए ग्राफ को हमें देखना है, तो ये वाला जो टर्म है dv वाला जो टर्म है, यानी कि r बराबर 0 रखेंगे तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए, पक्का 0 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कि ये ग्राफ तो गलत हो गया, यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, और एक ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हो सकता है इसमें से या फिर इसमें से, ठीक है, इन दो में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या आंसर होगा, है ना। तो देखिए, अब इनमें से अगर हमें आंसर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ तो हमने जनरली देखा ही नहीं होगा, पॉसिबल लग रहा है कि यही वाला जो ग्राफ है वो होना चाहिए। यानी कि अगर इस ग्राफ को देखें तो ये इसको क्या कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, यानी कि रेडियल नोड क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पर रेडियल नोड आ रहा है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो गया। रेडियल नोड 1 आ रहा है मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, बिल्कुल वही होगी, बट ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसको इस तरह से यहाँ पर एसिम्प्टोट यहाँ पर बनेगा, ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थैंक यू। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n बराबर 4 ml, यानी कि ये जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 एंड ms बराबर स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, n बराबर 4। तो n बराबर 4 अगर होगा तो l बराबर क्या होगा? 3, l बराबर 3। अब l जो वेरी करता है वो माइनस, अब जो m वेरी करता है वो कैसे वेरी करता है भाई? m जो है वो वेरी करता है -L2 + L, ठीक है। तो यहां पर देखें तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, और +3 भी। फॉर l बराबर n बराबर 4, l बराबर 2, ठीक है, m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, n बराबर 4, l बराबर 1, m की वैल्यू -1, 0, +1, ठीक है, n बराबर 4, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए
हमें यहाँ पर मतलब है इन्हीं वैल्यूज से, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, ठीक है, -1 + 1, ठीक है। तो कितने ऐसे ऑर्बिटल हुए भैया, 6 ऑर्बिटल हो गए, 6 ऑर्बिटल हो गए। अब हमें एक बात और दिया हुआ है यहाँ पर कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को लीजिए जिनका स्पिन क्या है, -1/2 है, -1/2 है। भाई 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ये बात तो ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनका स्पिन -1/2 है, तो वो कितने हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई 6 ऑर्बिटल, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। बट ऐसे ऑर्बिटल लेने हैं जिनमें जो स्पिन है उस इलेक्ट्रॉन की वो है -1/2, तो हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी स्पिन होगी कितनी, -1/2। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ पर ए नोट इज बोर रेडियस, यहाँ पर ए नोट क्या है, बोर रेडियस है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर जो है बतानी है। तो बोर रेडियस क्या होती है भाई, ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो n बराबर 1 फॉर हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, r बराबर 0.529 n²/z, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या आएगा 0.529, n क्या है 1 है और z क्या है 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज यहाँ पर गिवन है ए नोट, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² होती है। अगर मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, m ऊपर डिवाइड किया और यहाँ पर ये m, यहाँ पर mm का कर दिया मैंने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, mv² अपॉन 1/2m हो जाएगा। और आपको पता है कि mvr = nh/2π, क्या होता है ये, क्या होता है ये, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से mv आ जाएगा हमारे पास nh/2πr, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा n² h² 2π का भी स्क्वायर और r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा n² h² 4π² r², ठीक है। अब r जो है सेकंड यहाँ पर बोर ऑर्बिट में रेडियस है, यानी कि n बराबर 2 है, ठीक है। n बराबर 2 है तो हम रेडियस निकाल लेंगे पहले। ये r क्या आएगी भाई, मैंने बोल दिया ये r1 थी, ये r2 मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। तो r2 क्या आएगा हमारे पास 0.529 n²/z, ठीक है। 0.529 क्या है, a0 है, इनटू z क्या है भाई, z तो 1 है और n क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2²/1 ये हो जाएगा 4a0, ठीक है, 4a0 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे 1/2m, mv² की वैल्यू रखूंगा n² h² 4π² इनटू, अब मैं r2 की वैल्यू रख रहा हूं, r2² की वैल्यू कितनी है 4a0, r2 की वैल्यू है 4a0, तो स्क्वायर करेंगे तो 16a0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये n की वैल्यू भी रख दूं मैं, ये जो n है इसकी वैल्यू भी रख देता हूँ, ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2 है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। n की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 2², ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आएगा h² अपॉन 32π² m, और क्या आएगा भाई यहाँ पर m हो गया a0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, bombardment of aluminum by alpha particle leads to its artificial disintegration in two ways, first and second as shown in figure. Product x and y and z respectively। यार हमें बताना है x y z क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है। हमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है वो बताना है। देखिए एल्यूमिनियम है हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब हमने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल का। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल 2He4 हीलियम, ठीक है। तो ये हमने किया इसका बम्बार्डमेंट, ठीक है, बम्बार्डमेंट किया भैया, तो क्या बनेगा, देखिए यहां बनेगा फॉस्फोरस
1530 प्लस, ठीक है, ये हो गया। यहां पर जो है 0 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो भैया ये क्या होता है, 0 and 1 न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जो y है, y क्या आया भैया हमारा, y निकल करके आया न्यूट्रॉन, ठीक है, y न्यूट्रॉन आ गया। अब देखिए फिर से हमने क्या किया, एल्यूमिनियम लिया 1327 2He4 बम्बार्डमेंट किया तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर बनेगा हमारे पास सिलिकॉन 14 और ये हो गया 30, ठीक है, हो गया। तो ये बना 1x1, भैया ये क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन 1p1, यानी कि जो x है वो क्या आया, प्रोटॉन निकल करके आया। नेक्स्ट देखिए यहां पर जब मैंने क्या किया, देखिए यहां पर अगर आप देखें फॉस्फोरस 1530, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां सिलिकॉन ये बना 14 और ये क्या है 30, तो 1Z0, भाई ये क्या है, इसको हम बोलेंगे भाई पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं, पॉजिट्रॉन है ये, +1 यहां पर जो है इसका चार्ज है, क्या है ये, पॉजिट्रॉन, क्या है ये, एंटी अपोजिट बोल सकते हो आप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, मास इसका 0 है, तो ये क्या बना है, पॉजिट्रॉन। तो आंसर क्या होगा भाई, सिमिलरली देखेंगे एक्स वाई जेड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमें मिल रहा है, ठीक है, ओके हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन को वहां पर रीड करेंगे, a gas has compressibility factor of 0.5 and a molar volume of 0.4 decimeter cube per mole at a temperature of 800 Kelvin and pressure x atm. If it shows ideal gas behavior at same temperature and pressure, the molar volume will be y decimeter cube per mole. The value of x upon y is. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डेटा को लिख लेना है। तो फर्स्ट यहाँ पर गिवन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 गिवन है, और मोलर वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, वो गिवन है 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए अब हम जानते हैं एक डेटा हमारे पास ये गिवन है, दूसरा डेटा क्या गिवन है, अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है तो हम क्या यूज करते हैं, PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ बोला गया है सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे वो बात हो रही है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम हमें यहाँ पर बोला है कि y हो गया, अब हमें बताना है x अपॉन y, x क्या है, प्रेशर है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें रिलेशन पता है भाई, PVM कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है अपॉन RT, हो गया। तो यहाँ से प्रेशर को बोला है x एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू x रख देंगे, z क्या है हमारे पास 0.5 है, प्रेशर क्या हो गया, x हो गया, इनटू VM मोलर वॉल्यूम 0.4 ये हो गया, ठीक है। RT, R क्या है भाई, गैस कांस्टेंट ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻², और क्या हो गया हमारे पास, T टेम्परेचर 800 ये हो गया, ठीक है। तो x क्या आएगा हमारे पास, x क्या निकल करके आएगा, देखिए x निकल करके आएगा हमारे पास, ये यहाँ पर हो जाएगा 0.0864 हो गया, तो x यहाँ पर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 0.4, भैया ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये होगी 64, इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 32, 1/2 है ये, और यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो ये निकल करके आएगा 80, ठीक है, 80 आ जाएगा निकल करके, x आ गया 80, यानी कि प्रेशर आ गया हमारे पास 80। तो अब मैं इस प्रेशर को यूज करूंगा, यहाँ पर प्रेशर क्या है हमारे पास, ये क्या है, प्रेशर है, क्या है भाई, प्रेशर आया निकल करके x, इसको मैं यहाँ यूज करूंगा 80, तो ये हमने किया 80 इंटू, अब ये यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो मोलर वॉल्यूम हमने लिया है डेसीमीटर क्यूब में लिया है, तो यहाँ पर जो मोलर वॉल्यूम आएगा वो भी क्या आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, यानी कि जो प्रेशर की यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू N, अब मोल की बात की तो 1 मोल हो जाएगा, पर मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है 0.08, और ये टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास 800, ठीक है। तो यहां से मोलर वॉल्यूम आएगा हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूं y, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है y, ठीक है, क्वेश्चन में y इसको बोला गया है, तो इसको मैं बोल देता हूं y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 इंटू y, ठीक है,
और इसको अगर सोल्व करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 64। तो y हमारे पास निकल कर गया है 64 डिवाइड बाई 80। फर्दर इसको करेंगे सोल्व तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई, x क्या है हमारे पास 80 और ये है हमारे पास 8 डिवाइड बाई 10। तो क्या हो गया भाई यहाँ पर 800 सॉरी ये आया निकल करके 80 डिवाइड बाई 8 यानी कि ये हो गया हमारे पास 100 यहाँ पर ये फाइनली आ गया। ठीक है, तो x अपॉन वाई क्या निकल करके आया 100 निकल करके आ गया। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स ऑफ अ गैस इज as per the given figure shown below, then the ratio of the most probable, the average and the root mean square speeds respectively। ठीक है, यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड की बात करनी है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर जो है उसकी बात करनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड हम जानते हैं 8 RT बाई पाई एम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है अंडर रूट 2 RT बाई एम, और जो हमारी रूट मीन स्क्वायर होती है वो होती है 3 RT बाई एम, यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल ये चीज़ तो कॉमन है RT बाई एम, RT बाई एम सब में, तो अगर इसको हम लेंगे तो क्या होगा √2। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन पाई। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो अगर इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब आगे इसको फर्दर जो है सोल्व करेंगे, √2 से मैं इसको क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये निकल करके आएगा हमारे पास 1.128 और यहाँ पर आएगा 1.224, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है, बट बच्चों यही तो आपसे एग्जाम में गलती कराएगा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो क्या है सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सिस के यानी कि इस एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और जो यहाँ पर हमारी एवरेज स्पीड है वो क्या है बराबर है। देखिए बराबर कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला पॉइंट लेता हूँ, 2 पॉइंट मैंने ले लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है मान लीजिए जो भी है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यानी कि जो वेलोसिटी है वो जो है वो बराबर है। ठीक है, तो जब उसका एवरेज लेंगे हम तो क्या आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बराबर निकल करके आएगी ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास स्पीड है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये है 1 और ये है 3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो है 2। ठीक है, वो है 2, तो 1 + 3/2 क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी एवरेज स्पीड भी। ठीक है, एवरेज स्पीड भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ देखना होगा, तो ये आंसर नहीं होगा यानी कि सी आंसर नहीं होगा। तो ये जो दोनों स्पीड है यानी कि ये 1 और ये 1, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो क्या होगी ये होगी, यही होगी, और ये भी हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 1.224, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए भाई ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, है ना। X and Y are two volatile liquids with molar weights of 10 ग्राम पर मोल एंड 40 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो है मोलर वेट दिया हुआ है X एंड Y, वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वन सोक्ड इन X एंड अदर सोक्ड इन Y, 2 कॉटन के प्लग हैं, ठीक है, उनको सोक किया X एंड Y में, एक बार X में एक बार Y में, आर साइमल्टेनियसली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए ट्यूब ऑफ लेंथ। एक ट्यूब है जिसका लेंथ है L बराबर 24 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एक इनर्ट गैस भी है जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एंड ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। वेपर्स ऑफ X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। जो वेपर है वो क्या होंगे, जब मिक्स होगी गैसेस बन जाएगी। तो यहाँ पर विच इज फर्स्ट ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ d सेंटीमीटर, जैसे ही मिक्स हुआ वो आपको यहाँ पर इस डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द प्लग सोक्ड इन X, टेक X एंड Y टू हैव इक्वल मोलिकुलर डायमीटर। देखिए बच्चों ये भी ध्यान देने वाली बात है, मोलिकुलर डायमीटर क्या है यहाँ पर इक्वल है। एज्यूम आइडियल बिहेवियर फॉर द इनर्ट गैस एंड द टू वेपर्स। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है
सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर शोन इन द फिगर एज एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लोइस। यहाँ पर हमें जो है वैल्यू बतानी है डी की, जो कि यहाँ पर इस ग्राफ में यहाँ पर इंडिकेटेड है, उसमें हमें डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे भाई। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, अब रेट क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा कि भाई जो ये गैस, यहाँ पर ये जो वेपर है, रेट ऑफ दिस वेपर, यानी मैंने बोला आर एक्स, तो क्या होगा, और ये हो गया आर वाई। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों के लिए आएगा। मान लीजिए कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है डी, तो डी बाई टी, टाइम क्या होगा, सेम होगा, टाइम दोनों का सेम होगा। ठीक है भाई, जितना भी यहाँ पर एक बार ट्रेवल हुआ वो टाइम हमने नोट डाउन कर लिया, तो टाइम तो क्या है, सेम है, तो टी हो गया ये। अब इसने भी कुछ डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया होगा, तो वो मैंने बोल दिया 24 माइनस डी। ठीक है, तो टोटल हो गई क्या, टोटल क्या हो गई, 24 हो गई। तो 24 माइनस डी डिवाइड बाय टी, तो भैया टी से टी कैंसिल हो गया। और एक बात और ध्यान रखना कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो यानी कि जो आर एक्स है और आर वाई है, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल होगा किसके भैया, एम वाई। ठीक है, और ये एम एक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, d अपॉन 24 माइनस डी, तो ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एम एक्स कितना है भाई, मोलर वेट कितना दिया हुआ है 10, एम एक्स है हमारे पास 10, और एम वाई है हमारे पास कितना, एम वाई है, देखिए एम वाई कितना है हमारे पास, एम वाई है हमारे पास 40। ठीक है, 40 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 40, तो अगर हम देखें एम एक्स एम वाई अपॉन एम एक्स, तो क्या हो गया भाई 40 अपॉन 10, ये हो गया हमारे पास 2। अब देखिए आगे 48 माइनस 2d इज इक्वल टू d, तो 3d इज इक्वल टू 48, d क्या आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। बच्चों जेई एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन है, हमारे पास आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मान सकते हो, मतलब कि लगाना तो पड़ेगा अभी दिमाग, जी एडवांस जो है वो दिमाग का ही खेल है। ठीक है, हाँ, तो अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ, दिस इज ड्यू टू। ठीक है, यहाँ पर मीन पाथ की बात हो रही है, ऑप्शन को रीड करेंगे, और लार्जर मीन पाथ इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए, तो हम जानते हैं भाई जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, क्या होता है वो, म्यू एवरेज डिवाइड बाई Z12, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो म्यू एवरेज, और इसको हम लिख सकते हैं √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज, और ये एन स्टार। ठीक है, नंबर डेंसिटी हो गया। ठीक है, नंबर डेंसिटी ये हो गया, तो म्यू एवरेज से क्या हो गया, म्यू एवरेज कैंसिल हो गया, √2 पाई क्या है, ये तो जनरल कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर देखें अगर आप सिग्मा, तो सिग्मा क्या है भाई, कोलिजन डायमीटर है, क्या है, कोलिजन डायमीटर है, कोलिजन डायमीटर है, मतलब कोलिजन डायमीटर तो दोनों के इक्वल है, यानी कि जो यहाँ पर मीन फ्री पाथ है उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दो ऑप्शन है ये तो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब अगर बात करें कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं Z12 क्या है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर और म्यू एवरेज एन स्टार। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर जो है रोल है। अब देखिए यहाँ पर जो मास है वो क्या है, एक्स का क्या है, कम है, मोलर मास क्या है, एक्स का कम है। ठीक है, मोलर मास कम है तो उसका क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि उसको क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर उसको मिल रहा है, तभी तो उसका जो डिस्टेंस है, जब भी तो उसका जो डिस्टेंस है वो इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस उसकी क्या होगी, कम है, तो यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एक्स की क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई दिस इज फाउंड स्मॉलर देन द ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स
विद इनर्ट गैस एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जे एडवांस 2014 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। ठीक है, मीन फ्री पाथ को हम लिखते हैं लेमडा से, और यहां पर बोला है मीन स्पीड। ठीक है, मीन स्पीड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 टाइम। ये टेम्परेचर था, मान लीजिए मैंने बोला पहले टी था, अब क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम 2 कंडीशन में यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, अब क्या हो गया 40 कर दिया। और प्रेशर जो है, पहले मान लीजिए प्रेशर था P, अब मैंने कर दिया भैया 2 टाइम्स, यानी कि कर दिया 2P। एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ दिस गैस इंक्रीज x टाइम्स। मान लीजिए कि इसका जो डिफ्यूजन कांस्टेंट था वो था D, ठीक है, D1 बोल दिया, अब हो गया भैया D2। ठीक है, अब हो गया, क्या हो गया D2, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ पर बतानी है, यानी कि D2 जो है x D1 है। ठीक है, D2 जो है x D1 है। अब मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, हमने अभी बताया 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा म्यू एवरेज तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो म्यू एवरेज की जगह पे क्या आएगा, नंबर डेंसिटी आएगा, ये हो गया n स्टार। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये अलग है, ठीक है, बराबर में इनटू ये जो n स्टार है ये क्या हो जाएगा P/KT। n स्टार क्या होगा, नंबर डेंसिटी P/KT, ये हो गया n स्टार। ठीक है, ये हो गया n स्टार, तो n स्टार हम यहाँ लिखेंगे तो P/KT, तो क्या हो जाएगा इनटू KT। तो अगर आप डायरेक्टली देखें तो लेमडा क्या आ रहा है भाई, लेमडा जो यहाँ पर आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू T/P आ रहा है। ठीक है, T/P आ रहा है। ठीक है सर, अब देखिए आप, एक बोला मीन स्पीड, अब मीन स्पीड क्या होती है हमारे पास, म्यू एवरेज वो होती है हमारे पास 8RT/m। तो डायरेक्टली देखेंगे यहां पर ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और यहां पर मास। ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल है, तो मास तो क्या है सेम है। ठीक है, मास तो क्या है सेम है, तो अगर देखें तो ये आ गया टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है इस पे, मीन फ्री पाथ पे और यहाँ पर मीन स्पीड पे। तो इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो क्या है भाई, टी की पावर यहाँ पर टी की पावर क्या, टी की पावर 1/P और इनटू ये क्या है √T, तो टी की पावर हाफ, तो क्या हो गया D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2/P, हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने बोला कि भाई ये क्या है D1, तो D1 क्या है हमारे पास, D1 हो जाएगा T³/P। अब D2 निकालो, D2 क्या आएगा, D2 क्या आएगा भाई T। अब टेम्परेचर क्या हो गया 40 कर दिया हमने। ठीक है, 40 कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया 40 कर दिया। ठीक है, 3/2, तो टेम्परेचर हो गया 40 की पावर 3/2 और प्रेशर हो गया 2P। ठीक है, मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 2/1। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये करूंगा तो क्या आएगा D2/D1। ठीक है, D2/D1 यहां पर हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, सोल्व करने पर 8। ठीक है, 8 टी की पावर 3/2 और साथ में हो जाएगा हमारे पास अपॉन 2P और यहाँ पर P और ये आ गया हमारे पास टी की पावर 3/2। ठीक है, तो टी की पावर 3/2 ये कट गया, P से P कट गया, यानी कि जो D2 और D1 में जो रिलेशन आया वो क्या आया, 2 से ये 8 4 टाइम्स, तो ये रिलेशन आया हमारे पास कितना 4D1 निकल करके आया। अब यहाँ से x का वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कंपेयर करेंगे, देखिए ये x हमें निकालना था। ठीक है, तो x क्या आएगा हमारे पास, x आ जाएगा हमारे पास 4 निकल करके, यहाँ पर x आ जाएगा, वही हमसे पूछा था।
द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर जो एक्स इंक्रीज हुआ था एक्स टाइम्स, ठीक है, यानी कि जो डिफ्यूजन था वो इस गैस का इंक्रीज हुआ था एक्स टाइम्स, वो हमने एक्स जो है निकाल करके दे दिया। जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन था, कर लेंगे आप भी इजीली। बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर ग्राफ हमें यहाँ पर स्लोप का यहाँ पे यूज करना होगा। देखिए पढ़ते हैं, 4 1 मोल, ठीक है, 4 1 मोल यहाँ पर ऑफ ए वॉन डेर वाल गैस व्हेन b बराबर 0 एंड t बराबर 300 केल्विन, द पीवी वर्सेस 1/v प्लॉट इज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट a, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें बतानी है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट होते हैं a और b दोनों कांस्टेंट होते हैं, हमें यहाँ पर a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वॉन डेर वाल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या होती है, p प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन होती है। और एक चीज हम यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, b बराबर 0, 4 b बराबर 0 और क्या है n बराबर 1 मोल गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो p प्लस n बराबर क्या है 1 है, तो p प्लस a अपॉन v स्क्वायर हो गया, इनटू ये क्या हो गया v हो गया ओनली इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो ये हो गया पी वी, ठीक है, प्लस पी वी प्लस यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, ये हो गया पी वी प्लस a अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो अगर इसको मैं ग्राफ गिवन है पी वी वर्सेस 1/v, ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस a अपॉन 1 v, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो गया हमारा भैया y एक्सिस, है ना, और ये हो गया हमारा -1/v, क्या हो गया x एक्सिस। तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप क्या आ रहा है निकल करके, स्लोप आ रहा है हमारे पास माइनस है, ठीक है, स्लोप क्या आ रहा है, माइनस से यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब देखिए स्लोप यहाँ पर माइनस से आ रहा है, तो देखिए तो स्लोप के लिए हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे भाई, ठीक है, y2 अपॉन y1 डिवाइड बाई x2 अपॉन x1, ऐसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स सब पढ़ते हो, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। स्लोप ऐसे निकालोगे तो y2 क्या है भाई, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये स्लोप है, तो स्लोप क्या आएगी भाई, देखिए 21.6 माइनस 20.1 डिवाइड बाई, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ए, ये गिवन है स्लोप। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये इसको माइनस करेंगे तो ये निकल करके आएगा हमारे पास, फर्दर को सोल्व करेंगे, -1.5 अपॉन -1, तो यहाँ पर सॉरी 1.5 अपॉन -1, तो a का वैल्यू क्या आएगा भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आया 1.5 निकल करके आया। कर लोगे भाई इजीली सोल्व, a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 1.5, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या है भाई ये एवोगैड्रो नंबर, एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज 1.380 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एक तो हमें गिवन है Na, एक हमें क्या गिवन है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो R और यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए किसमें, ये जो हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये हो गया हमारा इसके अंदर रिलेशन, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू Na, ठीक है, इनमें क्या होता है ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, R इज इक्वल टू K इंटू Na। तो यहाँ पर K क्या है हमारे पास, K है हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.380 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू Na क्या है हमारे पास, Na क्या है भाई, Na है हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23, भैया ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, देखिए ये आएगा 8.31174। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आना चाहिए 6, बट हमने क्या किया भाई
ये डिजिट देखिए आप, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 4 है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। और आफ्टर द ट्रेलिंग डेसिमल, तो वो भी हम जो है, जो यहाँ पर जीरो आ रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर तो 4 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, ये सिग्निफिकेंट का रूल है कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर आएंगे डिजिट, वो क्या आएंगे, 4 आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जितने यहाँ पर थे उनको जब मल्टीप्लाई किया तो उससे ज्यादा नहीं आएंगे, यानी कि 4 ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गए भाई, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आ गए भाई, 4 निकल करके आ गए, ठीक है। जेईई एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ में नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिश में बदलाव लाने की जरूरत है। बच्चों यही मैं आपके लिए इसीलिए लेकर के आया हूं। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं या अभी जो दिया है, आगे आप जो सेकंड अटेम्प्ट भी दोगे, जो एडवांस दोगे, तो बच्चों आपको अपनी कोशिशों में बदलाव करना होगा। भाई अगर आप कोशिशों में बदलाव नहीं करेंगे तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। कोशिशों में बदलाव करना जरूरी है बच्चों, ताकि आप जो है लगातार अपनी ग्रोथ जो है बढ़ा सके। और एक बात मैं ये कहूंगा कि मतलब जो भी आप काम करें बहुत लगन से करें, ताकि जो है आप जो है जल्दी से ग्रोथ करेंगे। और जो सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म है, इनका आप जो है काफी से काफी जो है कम यूज करें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और आप अपनी स्टडी को टाइम दे पाएंगे। यानी कि आपको प्लान और स्ट्रेटेजी दोनों बना करके यहाँ पर चलना होगा, जिससे कि आज जो है आपको फायदा मिले और आप जो है अच्छे से अच्छे कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लें और यहाँ पर अपने बड़ों का सबका यहाँ पर जो है दिल जीते, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू बच्चों।